तो स्वागत है आप लोगों का एडवांस सीरीज के इस लेक्चर में। आज L12 हम लोग कर रहे हैं ना, 12 है कि 11 है, याद नहीं किसी को? 12। आज हम लोग जेई मेंस सितंबर में, जेई मेंस 2020 के 2 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे, उनको आज डिस्कस करते हैं। और मैं रैंडमली किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन देख सकें अगले 2-4 क्लासेस में, जब तक आपका जेई मेंस नहीं हो जाता। तो जो पहला सवाल है वो केटीजी और थर्मो के टॉपिक से है, केटीजी प्लस थर्मो के मॉड्यूल से है। और सवाल ये है कि अ गैस मिक्सचर contains 3 moles of oxygen and 5 moles of argon at temperature capital T, full stop. Assuming the gases to be ideal, and oxygen bond to be rigid and O2 bond to be rigid. इस वर्ड का क्या मतलब समझेंगे? O2 बॉन्ड को रिजिड कहा है, इस सेंटेंस का क्या मतलब समझेंगे? कि वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वाइब्रेशन नहीं करवा सकता, इसलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नहीं सोचेंगे, ये कहना चाह रहा है। Assuming O2 bond to be rigid, comma, the total internal energy in terms of RT is, और 4 ऑप्शन है 15, 13, 11 और 20। मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते हमको लगता है 2 मिनट तो लग ही गया होगा। 2 मिनट का समय, जल्दी से आंसर बताइए। आगे कुछ लोग, चलिए वेरी गुड। हम लोग जानते हैं कि क्या पूछा है आपसे, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, NCV डेल्टा टी। अगर सिर्फ यू पूछे हम लोग कहेंगे NCVT। क्या लिखेंगे? NCVT। तो चलिए पहले इसका चलते हैं। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन का CV कितना होता है? ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है और उसका CV होता है 5R/2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो CV होता है 5R/2 इंटू T प्लस 5 मोल आर्गन है, तो 5 आर्गन का CV होता है 3R/2 इंटू T, तो 5 दिया 15 RT, उधर भी 15 RT, 15 RT। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सवाल मैकेनिक्स का है, और मैकेनिक्स में भी बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन का ये सवाल है। और सवाल ऐसा है कि ये भाई सीलिंग है, सीलिंग से एक धागा बंधा हुआ है और उससे एक रॉड बंधा हुआ है इस तरह से। इस रॉड का एक एंड इस धागे से बंधा हुआ है और दूसरा एंड यहां से ऐसे बंधा हुआ है। ये पॉइंट का नाम A है जो कि 0 है, और इस पे मार्किंग है, ये 25 का मार्किंग है, ये 50 का मार्किंग है, ये 75 का मार्किंग है, और इधर में ये 100 है। ये मीटर स्केल है, ये 75 है, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है 2m का। ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोन इन द अबव फिगर अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग रॉड AB, ये जो AB है A से B तक, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है
1 मीटर लेंथ का, ठीक है, इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल इन द पोजीशन बाय 2 स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू सीलिंग। द रॉड इज ऑफ मास m। इस रॉड का भी मास है, रॉड ऑफ मास m है, इस रॉड का मास m है, और कह रहा है कि द रॉड इज ऑफ मास m एंड हैज अनदर वेट ऑफ मास 2m hung at a distance 75 centimeter. The tension in the string at A is, A पर जो स्ट्रिंग है, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा TA, इसका वैल्यू निकालना है। और 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 mg, मतलब mg के फॉर्म में है। दूसरा ऑप्शन है 2 mg, तीसरा ऑप्शन है 0.75 mg, और चौथा जो ऑप्शन है वो है 0.5 mg। आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का समय लेके बना सकते हैं। और ये सवाल बहुत आसान सा है। कितने लोगों से बने? नहीं बने आप लोगों से? तो देखिए, इसका वेट 2 mg नीचे लगेगा, इसका वेट 2 mg नीचे लगेगा, यहां पर टेंशन TA ऊपर लगेगा, और यहां पर टेंशन TB ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर आप इस रॉड को देखिए, इस रॉड का हम लोग FBD बना रहे हैं, तो एक तो ये 2 mg नीचे लग गया, और एक इसका खुद का मास है, रॉड यूनिफॉर्म है, तो उसका खुद का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां होगा? इसके सेंटर पर। वहां पर इसका वेट कितना दिखाएंगे? mg, ठीक है। अब ये रॉड इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे होगा। इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लिखेंगे? TA प्लस TB। नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? mg प्लस 2 mg, मतलब 3 mg। मतलब TA प्लस TB का वैल्यू पूछता तो 3 mg के बराबर होता। लेकिन हम लोग को TA पूछा, ये टेंशन पूछा, तो आप क्या कीजिए, ये रॉड इक्विलिब्रियम में है और TB के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप ये TB जहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है? B पॉइंट से, तो आप इस B पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखिए, इस B पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखिए, और इसको क्या पुट कर दीजिए? 0। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होता है? 0। तो हम लोग किसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं? B पॉइंट के अबाउट टॉर्क, और उसको क्या पुट कर देंगे? 0। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो TB है, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा B के अबाउट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा। ये जो 2 mg का लाइन है, इसका टॉर्क होगा कितना? ये डिस्टेंस कितना है? 25। कितना है? 25। तो देखिए, इसके वजह से टॉर्क लिख रहे हैं 2 mg इंटू 25, और ये किधर की तरफ होगा? तो देखिए, आप इस पॉइंट को सर्कल समझिए, का सेंटर समझिए, और ये ऐसे इसको घुमाएगा, इसको सेंटर मानेंगे। आप इस रॉड को ऐसे समझ सकते हैं, ये रॉड है, ये पूरा AB रॉड। B पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो अपने पेन को या मेरे मार्कर को रॉड समझिए, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट पर उस रॉड को पकड़ लीजिए। पकड़ लिए? अब जहां फोर्स लग रहा है वो देखिए, ये 2 mg यहां लग रहा है ना, तो यहां पे फोर्स लगे, खींचो इसको। नीचे लग रहा है तो खींचेंगे तो ये रॉड कैसे घूमेगा? ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को मान लो पॉजिटिव लिखेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे। जनरल साइन कन्वेंशन यही होता है। उसका इसका टॉर्क लिख दिए। अब इसका चलिए कितना लिखेंगे? mg इंटू 50। इसका भी वही होगा, इधर ही की तरफ। इसका टॉर्क कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। आप देखिए, ये रॉड है, ये पॉइंट यहां फिक्स्ड है, इसका टॉर्क ऐसे, ठीक है। इसका टॉर्क कितना होगा? माइनस लिखेंगे TA इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2 mg, तो ये 50 mg हो गया, ये भी 50 mg, तो ये हो गया 100 mg इज इक्वल्स टू TA इंटू 100। 100 कट गया, तो TA का वैल्यू कितना हो गया? mg। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, और उससे अगर चीजें आपको पता हो तो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। भले आपको पूरा रोटेशन ना पता हो, लेकिन पूरा रोटेशन से क्या ही मतलब है? क्या इतनी बातें पता है तो इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखिए, फिर मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन ना NCERT में है वो मैं करा दूंगा अभी, और वो क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, फिर मैं वो सवाल कराऊंगा।
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग 2 सवाल जल्दी सवाल कर लें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सवाल तो एनसीईआरटी का है, एक मैं आपको करा दे रहा हूँ, वहां रख दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले ये वाला सवाल है कि एक ये स्मूथ वॉल है और ये रफ सरफेस है। तो सरफेस है वो रफ है और वॉल जो है वो क्या है, स्मूथ है। एक रॉड है इसका मास m है, लेंथ l है और वो इस तरह से इंक्लाइंड में ये रखा हुआ है। ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, और ये रॉड इस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में है। आपको बताना है कि अगर ऐसा है तो फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड फ्लोर। रॉड और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन कितना होगा ये बताना। चलिए बताते हैं। इस रॉड का अगर हम लोग एफबीडी बनाएं तो इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर होगा इसका वेट mg किधर लगेगा, नीचे। इसका वेट mg नीचे लगेगा। इस पॉइंट पर नॉर्मल ऊपर लगेगा n1। इस पॉइंट पे नॉर्मल n2 ऊपर लगेगा। mg दिखा दिए, नॉर्मल दिखा दिए, धागा नहीं तो टेंशन नहीं लगेगा, स्प्रिंग नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा। अभी ये रॉड चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। रुका हुआ तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स नहीं होता, एक नहीं होता, वो रेंज में होता है। 0 से लेकर के मैक्सिमम फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसलिए हम लोग देखेंगे कि इस रॉड का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा। ये रॉड किधर स्लिप कर सकता है, बिकॉज ऑफ स्मूथनेस ये नीचे जा सकता है mg की वजह से, ये इधर जा सकता है, इसलिए फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा f, लेफ्टवर्ड में लगेगा f। अब फिर से हम लोग का कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन। तो अगर हमें फ्रिक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करें कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जाए। तो हम लोग मान लीजिए n2 के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो n2 का तो कोई टॉर्क नहीं होगा इसके अबाउट। n1 का चलिए, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये n1 देखिए आगे जाएगा, ये n1 का ये लाइन होगा, बोलिए इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेंथ होगा। ये लेंथ कितना होगा, ये हो गया l, ये वाला होगा l cos थीटा। तो n1 का टॉर्क होगा n1 into l cos थीटा, और ऐसे करके तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, n1 into l cos थीटा, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब चलिए mg का टॉर्क, तो mg ऐसे नीचे लग रहा है और इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मिडिल में है, तो l cos थीटा by 2, और वो mg का टॉर्क इधर होगा क्लॉकवाइज, तो माइनस mg into l by 2 cos थीटा। और एक फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन देखिए ऐसे लग रहा है, ये फोर्स इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, ठीक है, l sin थीटा, और ये ऐसे लगेगा, देखिए ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है ये थीटा, तो ये ऐसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो माइनस लिख दें, f into l sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम लोग का n1 निकल जाए तो काम बन जाएगा। देखिए इस रॉड पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर, कितना फोर्स लग रहा था n1, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है, मतलब n1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर, वो हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो n1 का वैल्यू mg लिख देंगे, तो mg l cos थीटा माइनस mg l by 2 cos थीटा, तो माइनस करके mg l by 2 cos थीटा हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, तो fl sin थीटा। हम लोगों को फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, ये l से ये l कट जाएगा, sin थीटा इधर भेज देंगे तो cot थीटा हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा होता है, ये हो जाएगा mg cot थीटा बाय। ऐसे सवाल आप जेईई मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब सिमिलरली एक सवाल यहां मैंने आपको दिया रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठाया गया। आप ये सोच रहे होंगे सर एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कराने का क्या महत्व हो सकता है, क्यों करा रहे हैं आप, इतना आसान चीज थोड़ी आएगा। ट्रस्ट मी, अभी मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा, 2 डिस्क होता है, वो डिस्क रोटेट कर रहा है। अब इसी वाले पेपर में या अगले पेपर में मुझे नहीं ध्यान में है, लेकिन वो सवाल बहुत फेमस सवाल है। 2 डिस्क है, वो रोटेट कर रहा है, एक ओमेगा 1 से एक ओमेगा 2 से, और उसको हम लोग स्लोली एक दूसरे से टच करा दिए सेम एक्सिस पे। तो फाइनल कितने वेलोसिटी से रोटेट करेगा, उसका ओमेगा कितना लॉस, मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा, ये सेम सवाल एनसीईआरटी साइज में है और वो पूछा गया एक पेपर में, यही 2020 में। इसका मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज से सवाल आते हैं कुछ अच्छे अच्छे, तो कुछ अच्छे सवालों को आप अच्छे से कर लें, और वो सवाल हम लोग क्लास में भी करते हैं। ये सवाल है कि देखिए एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, एक क्या है,
नॉन यूनिफॉर्म रॉड, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर mg नहीं लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे इसका mg नहीं लगेगा। अच्छा कभी कभी ना सेंटर ऑफ मास कहता है, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है, दोनों सेम है क्या अलग अलग है? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में दोनों एक ही चीज होता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर उस पूरे बॉडी का मास को कंसंट्रेट माना जा सकता है। मतलब अगर उस पूरे बॉडी को एक पार्टिकल समझें तो उस पार्टिकल का मास कहां दिखाएंगे mg, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट होता है जिसके अबाउट उस बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होता है। बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क ड्यू टू mg, नेट टॉर्क ड्यू टू mg, वेट की वजह से नेट टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हालांकि नेट टॉर्क कब जीरो होगा? जब mg सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तभी जीरो होगा। लेकिन ये अलग अलग कब होता है? जब अगर मान लो कोई ऐसा रीजन हो जिसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो वो नॉन यूनिफॉर्म का है। जब क्या कहे? ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कहे, तब वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। इसका चर्चा याद ही करना है, कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन में फर्क है, और कभी सेम भी हो सकता है, कभी सेम नहीं हो सकता। कब सेम नहीं होता है? जब ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। कब सेम होता है? जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म। और यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म मानते हैं, स्मॉल g का वैल्यू यूनिफॉर्म माने हैं, इसलिए mg सेंटर पे दिखाता हूं। लेकिन ये कैसा रॉड है? नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका वेट तो सेंटर पे नहीं दिखाएंगे। इसका वेट कह रहा है कि d डिस्टेंस पे होगा। ये d कितना होगा ये बताइए। और ये रॉड किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इसका टोटल लेंथ 2 मीटर है, दो धागे से कनेक्टेड है। ये वाला धागा कितना एंगल बना रहा है? 36.9 डिग्री, और ये वाला कितना बना रहा है? 53.1 डिग्री। अब पहले जैसे ही आप ये देखेंगे तो आप डर जाएंगे कि सर इसका वैल्यू तो पता नहीं है। एक्चुअली हम लोग 37 और 53 पढ़ते हैं ना, वो एग्जैक्ट उसका वैल्यू नहीं पता होता हम लोग को। एग्जैक्ट वैल्यू यही है, 36.9 का वैल्यू होता है उतना, और ये 53.1 का होता है। इस्लाम 10 से सोच रहा है, अच्छा ये आज पता चला सर, पहली बार, आज तक तो पता ही नहीं था। तो एनसीईआरटी ने उसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया, और एनसीईआरटी में लिखा इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका वीडियो बनाइए। तो इसका वेट तो W इसने दिखाई दिया है नीचे, यहाँ टेंशन T1 ऐसे दिखा दो, और यहाँ टेंशन T2 ऐसे दिखा दो। अब गौर से देखिएगा, ये देखिए वर्टिकल लाइन हो गया, और ये वाला हॉरिजॉन्टल। ये 37 डिग्री, तो ये वाला 37, तो T1 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट T1 cos 37, cos 37 होता है 4/5, 4/5 T1 ऊपर, नीचे हो गया 3/5 T1। सिमिलरली इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 3/5 T2, और इधर हो जाएगा 4/5 T2। ये रॉड इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स डल रहेगा उतना ही फोर्स डल रहेगा, है ना। इसका मतलब 3T1 का वैल्यू 4T2 के बराबर होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया T1 और T2। दूसरा, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? 4/5 T1 प्लस 3/5 T2 इज इक्वल्स टू W। लेकिन आप इस दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों फोर्स का इक्वेशन है, कहीं पर भी डिस्टेंस का टर्म नहीं आया। तो सवाल ये है कि आप हमको सर क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि हम लोग को टॉर्क बैलेंस करना है? जब भी किसी इक्वेशन में FBD बना करके डिस्टेंस पूछे तो आपको याद रखना है डिस्टेंस का इक्वेशन किससे सॉल्व करते हैं हम लोग? टॉर्क इक्वेशन लिख करके। तो टॉर्क इक्वेशन लिखिए, हम लोग इसी W के अबाउट ही टॉर्क लिख देते हैं, लिख दे, इसी के अबाउट टॉर्क लिख देते हैं। तो देखिए इस 3/5 T1 का कोई टॉर्क नहीं हो, क्योंकि इसके जो प्रोड्यूस एनर्जी पास कर जाएगा। इस 4/5 T2 का भी कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूस एनर्जी पास कर जाएगा। W का भी नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा, इसका होगा, और ऑब्वियसली बात दोनों को अपोजिट होगा। इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। तो अपोजिट होगा तो एक को पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरे को नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो इसको डायरेक्ट उधर लिख देंगे हम लोग। तो इसकी वजह से टॉर्क लिखिए, क्या लिखेंगे? 4/5 T1 into D is equals to 3/5 into 2 minus D। और यहां से आप T1/T2
T1 बाय T2 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस डी बाई 4, और T1 बाय T2 देखिए यहां से पता है हम लोग को 4 बाई 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 9d इक्वल्स टू 4 चौके 16, तो 9d उधर चला गया, 16 इधर आ गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 9d, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 बाय 9 मीटर, 2 बाय 9 मीटर, 2 बाय 9 छूट गया है। अच्छा कहीं हम क्या वाला क्वेश्चन, डी छूट गया। अच्छा ये नीचे वाला d छूट गया, ये 4 यहाँ हो जाएगा d, है ना, हाँ। ये 4d यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16d होगा। अच्छा यहाँ 16d हो जाएगा, सॉरी हो गया, 25d। तो ये ऐसे कर देते हैं हम लोग, 25d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18, तो d इज इक्वल्स टू 18 बटा 25 मतलब 0.72 मीटर, हाँ सॉरी सॉरी वो डी कैलकुलेशन में गलती हुई थी, यही होगा 0.72 मीटर आंसर होगा। क्लियर है, क्या सवाल समझ पा रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अब ऐसा सवाल आएगा तो कर दोगे, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मैं दो और सवाल से आपकी मुलाकात करवाता हूं, और ये दो सवाल दो वैसे छोटे छोटे चैप्टर से लिए गए हैं, जिन छोटे छोटे चैप्टर पे आप बस क्लास को अच्छे से किए हो, क्लास के लेक्चर्स को रिवाइज करिए कॉपी को, तो आपका काम बन जाएगा। ये दो सवाल आप एग्जाम में बना के आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लिख के देता हूं। तो एक सवाल ईएम वेव से है और एक सवाल हमारा मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज से, और दोनों बातें मैंने क्लास में डिस्कस की है। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि P जो है वो परमानेंट मैग्नेट है, बनाने के लिए एक मटेरियल यूज किया गया है, T ट्रांसफार्मर है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, आपको चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी का। अब बताओ जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, लार्ज कोएल्सिविटी, लार्ज रिटेंटिविटी एंड लार्ज रिटेंटिविटी, ये प्रॉपर्टी होता है। तो T के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला अगर कहीं लिखा हुआ है, सॉरी P के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आंसर हो जाएगा। तो P तो दिख ही रहा है सीधा सीधा, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए भी याद कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए क्या प्रॉपर्टी था, लो रिटेंटिविटी, लो कोएल्सिविटी। ट्रांसफार्मर हो, किससे बनता है ट्रांसफार्मर, सॉफ्ट आयरन से। ट्रांसफार्मर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, दोनों एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएल्सिविटी। और एक और प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाते हैं इसलिए उसका एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसमें एनर्जी लॉस कम होता है। ट्रांसफार्मर किसका बनाते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन का, और परमानेंट मैग्नेट किसका बनाते हैं हम लोग, स्टील का। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस से सवाल पूछा गया था। अब देख लीजिए, लो रिटेंटिविटी, लो कोएल्सिविटी, ये तो किसी ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में है, लेकिन ये P के लिए है, लेकिन ये P के लिए होना चाहिए था, P के लिए। अच्छा इससे भी तो लार्ज है तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये गलत है, तो B वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, समझ गए। अब देख पा रहे हैं कि ऐसे सब चैप्टर में टॉपिक है, तो उनको अच्छे से करना है, पहला प्रायोरिटी रखिए कि वो उसके सारी बात याद हो जाए। आगे चलिए, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कभी उठपटांग से सवाल पूछ देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर के टॉपिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, उनके सॉल्यूशन को देखिएगा। अगर कुछ उठपटांग बात पूछा गया है तो उस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, और एक ही फॉर्मूला पे बार बार घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, तो उन फॉर्मूले, खास करके अगर कहीं कोई क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से मिल गया हो तो आप सोचोगे ट्रांजिस्टर हम पढ़ के समझ के सॉल्व कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल बात है, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन कैसे कैसे करते हैं वो तरीका याद रखिए, वो फॉर्मूला याद रखिए। वैसा क्वेश्चन आए तो वही तरीका करके यूज कर लीजिए। ठीक, 10-12 तरीके, 10-12 तो बहुत मैंने दिखा दिया, 4-5 फॉर्मूले हैं, वो करके आप काम निपटा सकते हैं। तो चलिए खैर ये सवाल देखते हैं। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी ये है, इसका फ्रीक्वेंसी ये है, एंड एनर्जी डेंसिटी इसका ये है। आपसे पूछा बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आप लोगों में से कितने लोगों को याद है
तो बताइए भाई एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक बच्चे को याद है, दो बच्चे को। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। और ये दोनों बराबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में, दोनों में एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? बराबर होता है। इस बी को बी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ई को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस बी और ई में भी एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है? C इज इक्वल्स टू होता है B बाई ई बाई बी ना, E बाई बी। C इज इक्वल्स टू क्या होता है? E बाई बी। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक। ई नॉट है सब, ये ई नॉट है मतलब मैक्सिमम वाला बात है। अब खाली पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग आंसर। आपसे क्या क्या दिया हुआ देखिए, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी और क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो और आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये डेटा यूज कर लीजिए। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट किसके बराबर होगा? एनर्जी डेंसिटी। और वो किसके बराबर? 1.02 into 10 पावर माइनस 8, और सब ऐसा ही यूनिट में है। तो बी स्क्वायर कितना लिखेंगे? 2 म्यू नॉट। तो 2 और म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई into 10 पावर माइनस 7 into 1.02 into 10 पावर माइनस 8। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये हो गया 4 दूनी 8 इंटू ये हो गया 3.14 इंटू 1.02। 10 पावर माइनस 7 और 10 पावर माइनस 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 15। तो देखिए ये 8, ये 24 और 25 के आसपास ये होगा। बोलिए ये कितने के आसपास होगा? 25 के आसपास। और अगर मैं इसका एक जीरो इसको और दे दूं तो 10 पावर माइनस 16 लिखेंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 250 गुना 10 पावर माइनस 16, 250 का रूट किसके आसपास होगा? 15 का होता है 225, और 256 का होता है 16, और ये उसी के आसपास 25.6 के आसपास ही कुछ आएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुना 10 का पावर ये माइनस 16 का माइनस 8 टेस्ला। इसको लिख सकते हैं 160 नैनो टेस्ला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आंसर 150 भी था, तो इस बात में जो आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे वो ध्यान में देके करेंगे किसके आसपास वैल्यू आ रहा है। अब 250 अगर ये आ रहा है 8 या 24, तो 25 के आसपास हुआ, ये 25 1.02 करेंगे तो 25 के आसपास है। 250 हो उसको 16 ही लिखेंगे, तो 250 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा ना, तो 16 ही लिखेंगे, उसको 15 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। स्लाइटली भी इधर उधर अप्रोक्सीमेशन में गलती किए तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर आंसर है ना? हां, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आसान है। अगर वो 3.14 और 2 को मतलब 2.04 और 3.14 मल्टीप्लाई किए ना, 3.14 और 8 मल्टीप्लाई किए नहीं, और इसको 8 इसको देखे 2.04 into 3 वो मल्टीप्लाई करने से आता है 64.056। अच्छा, तो बहुत एक्यूरेट है ये। अच्छा मतलब इसको इधर दे दिए कुछ, हाँ ठीक, तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? ये 2 सवाल लिखिए फिर आगे करते हैं। आज मैं ज्यादा सवाल भले ना करा पाऊं, लेकिन जितने सवाल कराऊं आप उसको करिए। और इस सीट को, इस वाले पूरे शिफ्ट 1 को, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, 2 सितंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, शिफ्ट 1 का। तो आप काइंडली शिफ्ट 1 का आज जाके घर खत्म कर लीजिए, कल शिफ्ट 2 कर लीजिएगा, परसों शिफ्ट 3 कर लीजिएगा। एक दिन में चाहे तो 2 कर सकते हैं, ठीक है। एक को तो बकायदा बैठ के सॉल्व करिए और दूसरे वाले को बकायदा ऐसे देख करके सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए क्योंकि आप चीजों को उसी हेल्प से रिवाइज कर पाएंगे। और कुछ लोगों का जवाब एकदम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सोच के आप अगर बैठे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये भ्रम है। बहुत अच्छा आ जाएगा थोड़ी एक आध लास्ट 15 दिन बचा है तो 15 दिन बाद सरस्वती माता के कहेंगे बेटा सब तुमको दे दिए। तो ज्ञान आज भी बहुत लोगों के मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि लार्ज कोएसिविटी लार्ज रिटेंटिविटी है, बहुत कम लोगों को ये फॉर्मूला याद था। और अगर आप इन चैप्टर्स में ऐसी गलती कर रहे हैं तो बड़े बड़े चैप्टर्स में क्या करोगे ये तो आप ही जाने, इसलिए ध्यान देना है।
ठीक है, सिर्फ 2-4 बच्चे से बन जाए, उससे आपका भला नहीं होगा जिनसे नहीं बन रहा है खास करके। ठीक है, लिखिए इसको। दो सवाल मैं और लिख रहा हूं, एक सवाल तो मैग्नेटिक्स से है और ये सवाल है कि एक बीम ऑफ फोटोन है, सॉरी बीम ऑफ फोटोन नहीं, प्रोटोन है, बीम ऑफ प्रोटोन जिसका स्पीड है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, enters a uniform magnetic field 0.3 Tesla at 60 डिग्री टू B। मतलब इस केस में जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। आई कह रहा है कि ये जो हेलिकल पाथ करेगा, ये तुम लोग जानते हैं ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 60 डिग्री, कैसा पाथ होता है, हेलिकल पाथ। कुछ भी एंगल हो तो कैसा पाथ होता है, हेलिकल पाथ। इसको हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो इस हेलिक्स का पिच कितना होगा ये बता दीजिए भाई, इस हेलिक्स का पिच कितना होगा ये बता दीजिए। और ऑप्शंस हैं, ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर और डी है 12 सेंटीमीटर। जल्दी से लिख करके निकाल के सब लोग दिखाइए। और एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, वो कम्युनिकेशन सिस्टम से है, सीएस में लिख देता हूं। उसमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन लिखा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है, Vm is equals to 5 into 1 plus 0.6 cos 6280t into sin 211 into 10⁴t वोल्ट। ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है और आपसे पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। फाइंड ए मिनिमम एंड ए मैक्सिमम, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन जो हमारे पास है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, 5/2 वोल्ट 8 वोल्ट, 3/2 वोल्ट 5 वोल्ट और डी है 5 वोल्ट 8 वोल्ट। चलो लोग क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करके बताइए आंसर कितना होगा। चलिए देखिए, तो पिच का फॉर्मूला तुम लोग को याद है, अगर आपको याद ना हो तो घबराना नहीं है, मैं याद करने का तरीका बता दे रहा हूं। देखिए ये V है तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, V cos थीटा, और यही जो है वो आगे ले जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो V cos थीटा इधर की तरफ वेलोसिटी होगा और एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, हाँ QB/2πm, 2πm/QB। पक्का टाइम पीरियड कितना होता है, अच्छा हाँ टाइम पीरियड होता है 2πm/QB, फ्रीक्वेंसी होता है QB/2π। ये हो गया टाइम और ये हो गया, तो पिच होता है V cos थीटा इंटू 2πm/QB। तो V की वैल्यू कितनी है, V दिया हुआ है 4 × 10⁵, cos 60 होता है 1/2 इंटू 2πm, प्रोटोन है, प्रोटोन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg में, अपॉन Q चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B कितना है 0.3 टेस्ला। तो इसको हम लोग काट पीट करें तो ये 1.6 से तो ये 1.6 कटा, 10⁻⁻19 से कटेगा 10⁻⁻8 बार में, और ये कटेगा 10⁻3 यहाँ बचा रहेगा, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये 0.3 से पाई कटेगा अप्रोक्सीमेटली 10 बार में,
ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁻², और ये सब कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में क्या मीटर आएगा, और 10⁻² मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 0.3 से पाई को काटे हैं तो थोड़ा सा 4 से ज्यादा आएगा, तो थोड़ा सा ही ज्यादा आएगा, पाई इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल कम्युनिकेशन सिस्टम से, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है बताइए ए मिनिमम और ए मैक्स कितना होगा। किसी को याद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन होता क्या था, ये होता था AC प्लस AM साइन ओमेगा m इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। आपको डेफिनेशन याद है, कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज सिग्नल। ये कैरियर का इक्वेशन है AC साइन ओमेगा सी, उसको मॉड्यूलेट करते हैं, ये देखिए मॉड्यूलेट किया गया है। और मैक्सिमम जो होता है ए मिनिमम होता है AC माइनस AM, और मैक्सिमम होता है AC प्लस AM। कंपेयर कीजिए यहाँ देखिए, तो पहले तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो सुविधा होगा, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 3, तो AC की जगह कितना लिखा हुआ है 5 देखिए, और AM की जगह कितना लिखा हुआ है 3। बाकी यहाँ साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, तो यहाँ खाली कॉस लिखा है, बाकी फिर ये साइन ओमेगा सी टी देखिए, ठीक है। और दूसरा कि ये ही ओमेगा सी है, ये भी समझना है आपको। कैसे पता कि यही ओमेगा सी है, क्योंकि ओमेगा सी जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा देखिए बहुत ज्यादा है, ये कम है, ये 211 पे 4 जीरो है, ये तो 6280। तो हो गया, AC पता चल गया और AM भी पता चल गया, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना फिर ही। पहले मिनिमम पूछा है तो माइनस करेंगे 2 वोल्ट, मैक्सिमम कितना 8 वोल्ट, तो 2 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सर इसीलिए तो पूरा निकालने चले। इसका मतलब कहीं झोल इस क्वेश्चन में, या मैंने ऑप्शन लिखने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया? नहीं सर यही ऑप्शन। अच्छा, तो आंसर क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। 12 का 5/2, 8। 12 का आंसर क्या दिया हुआ है, 12 का आंसर दिया हुआ है 2 वोल्ट और 8 वोल्ट, तो 2 वोल्ट और 8 वोल्ट होना चाहिए आंसर। अब तो हम लोग क्या क्या मान सकते हैं इसमें, अब अंत में मानना तो होगा ही भाई एक ऑप्शन तो देखिए 8 वोल्ट वाला तो ये दोनों है, लेकिन 2 के आसपास वाला ये 5/2 है, तो इसलिए इसको मानेंगे। लेकिन आप में से कोई पूछ सकता है कि सर ये वाला क्यों, क्योंकि देखिए मैक्सिमम मिनिमम तो इस इक्वेशन का वैल्यू है ना, जो कि 2 मिनिमम हो सकता है, 2 क्या हो सकता है मिनिमम और 8 मैक्सिमम, तो 8 तो हो ही सकता है और 5/2 भी तो हो ही सकता था 2.5, तो मिनिमम के आसपास यही वाला है, इसलिए इसको हम लोग सही मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि उसको 2 लिखना चाहिए था, ठीक है? ये ऑप्शन में सबको मार्क देना चाहिए था क्योंकि नहीं लिखे हैं, इसलिए हालांकि लिखना कितना चाहिए था 2। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आपको लगता हो कि आप एकदम श्योर शॉट है और ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी है, तो आप उसमें जो बेस्ट पॉसिबल लगे आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। ये 2 सवालों के 2-3 सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं और छोटे छोटे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, फिर आप इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल जो हम लोग कर रहे हैं वो वेव्स का है। वेव्स के ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है, ठीक है, 50-52 मिनट का, आप लोग कृपया उसको देख लीजिएगा। वो पिछले साल जब मोदी जी रात में 12 बजे लॉकडाउन किए थे ना, तो उसके अगले दिन फोन ऐसे रख करके और कॉपी पे लिख लिख के रिकॉर्ड किया गया था। रिवीजन चल रहा था उस टाइम, पास आउट वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, तो उनको दिया गया था व्हाट्सएप पे भेज करके, उसको फिर बर्ज करके मैंने वो पूरा कंपाइल करके आप लोग को भेजा है, ग्रुप में देख लीजिए एक बार। वो वेव्स का 52 मिनट का वीडियो है, लेकिन उस 52 मिनट में 5 घंटे 6 घंटे में जितना वेव्स पाया जाता है सब कुछ एक्सप्लेन है, तो उसको अच्छे से देख करके चीजों को नोट कर लीजिएगा, और उतना अगर देख लीजिएगा तो आपके वेव्स के मेन से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं उन्हीं में से करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन वेव्स का है, और मैं कहते जा रहा हूँ कि ये कर लीजिएगा, वो करने का मुहूर्त अब आ गया, करना है, आज कल में करिए अब शुरू। क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रिंग्स है, एक x है और एक z है, ये 2 स्ट्रिंग्स है, मतलब ये किसका सवाल हो गया, वेव ऑन स्ट्रिंग का, और इन दोनों में जो टेंशन है ना वो tx और tz है, इन दोनों में जो टेंशन है वो कितना है tx और tz,
और इनमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको F1 कहते हैं, वो दिया हुआ है 450 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज। तो आपको बताना है Tx बाय Tz क्या होगा। और चार ऑप्शन है 1.25, 2.25, 0.44 और 1.5। एक ये सवाल करना है आप लोगों को। दो सवाल यूनिट एंड डायमेंशन पे पूछे गए थे। एक सवाल तो डायमेंशनल एनालिसिस पे पूछा गया था, और उसमें सवाल ये था कि अगर स्पीड जो कि v है, एरिया जो कि a है, और f जो कि फोर्स है, इस तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया जाए, इन तीनों को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया जाए तो बताइए डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। और इसी पेपर में एक सवाल और स्क्रू गॉज का है, सॉरी स्क्रू गॉज नहीं, वर्नियर कैलिपर का है। अब मैं उतना लंबा सवाल लिखूंगा नहीं, मैं उसका एक लाइन बोल करके करा दूंगा। अब देखिए 25 में से 2 सवाल यूनिट एंड डायमेंशन के पूछ दिए। तो अभी जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है ना, तो ये बहुत धूमधाम से हो रहा है कि कोई भी चैप्टर से कितने भी सवाल पूछ दे रहे हैं, कोई चैप्टर से एकदम पूछ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या दुश्मनी हो गया, 25 सवाल पूछने, 30 चैप्टर है, किसी से केस एक्शन में पूछ ही नहीं रहा, किसी से 2, किसी में घुसा दिए, किसी में 3 भी दे दिए। अब यूनिट डायमेंशन से 2 सवाल पूछ दिए हैं, बताइए। और यूनिट डायमेंशन में बार-बार कहता हूं आपको कि जो छोटे-छोटे चैप्टर्स है ना, उन पर तो आपका कमांड होना चाहिए। इट्स लाइक कि वो तो फ्री में मिल रहा है ना मार्क्स। तो यूनिट एंड डायमेंशन के ये 2 सवाल एकदम ऐसे हैं जैसा कॉपी में कराया गया, सेम सवाल कॉपी में भी आपके होगा, सेम सवाल वर्नियर कैलिपर का कॉपी में भी होगा। अगर इतना किया हुआ है तो आपका काम बन गया। चलिए जो सवाल जल्दी कर लेते हैं। जैसे ही आप वेव ऑन स्ट्रिंग देखेंगे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, किसी को याद है? 1/12 √ T/μ, ये होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब यहाँ लेंथ के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, म्यू के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √ टेंशन के। मतलब F1/F2 जो होगा, Fx/Fz जो होगा, वो √ Tx/Tz होगा। तो Fx/Fz निकाल दीजिए, 450 ये हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो Tx/Tz 2.25 हो जाएगा आंसर। अब इसके लिए पूरा वेव पढ़ने का कोई जरूरत है, पूरा वेव का हर एक बात याद रखने का कोई जरूरत है। तो जो कुछ चैप्टर्स के कुछ शॉर्ट्स बातें हैं ना, वो याद होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करेगा। ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, डायमेंशनल एनालिसिस का फंडामेंटल क्वांटिटीज मान करके यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा कहे इसका मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट से सवाल है, फॉर्मूला डिराइव करने वाले से। किससे है? फॉर्मूला डिराइव करने वाले से। मतलब किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? यंग्स मॉडुलस का, गामा का। किसके टर्म में? स्पीड के टर्म में, तो v का पावर a, एरिया का पावर b और फोर्स का पावर c। और ये तो एक लाइन में ऐसे ही निकल जाएगा, ये सवाल में सॉल्व भी नहीं करना है। हालांकि सॉल्व करने का मैं तरीका पहले बता देता हूं। यंग्स मॉडुलस होता है प्रेशर का, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। इसका डायमेंशन किसका कितना होता है? फोर्स बाय एरिया का। तो फोर्स होता है न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर का पावर -1, सेकंड का पावर -2, तो ml-1 t-2। वेलोसिटी होता है lt पावर -1, एरिया l स्क्वायर का होल पावर b, और फोर्स ml t का पावर -2 होल पावर c। सॉल्व करके abc निकाल लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इतना करना भी नहीं था, ये तो सीधा सीधा हम लोग को पता हो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो f का मतलब c का वैल्यू कितना होगा? 1, और फोर्स बाय एरिया होता है, मतलब b का पावर कितना होगा? -1, और वेलोसिटी कहीं होगा नहीं, a का पावर 0। आंसर एक लाइन में नहीं निकल जाएगा। तो कई बार ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं वहां, हालांकि तरीका तो ये सॉल्व करने का है।
अब आखिरी सवाल आशा कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर पे जो सवाल पूछा गया था। मैं सवाल बोलूंगा, कृपया आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आवाज नहीं बीच में, रुक जाइए, सवाल सुनिए अच्छे से। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। अगर वर्नियर कैलिपर आपको ध्यान में आ रहा हो तो दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, किसका लीस्ट काउंट, वो 1 mm है। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है उसको 1 MSD कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये दिया हुआ है 1 mm। क्वेश्चन आगे लिखता है, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10th डिवीजन एंड कोइंसाइड्स विद 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है और वो मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड्स करता है। ये तो स्टैंडर्ड वाला 10 VSD इज इक्वल्स टू, जैसे ये लिखेंगे इसका मतलब वो 1 VSD का वैल्यू 0.9 mm हो जाएगा, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल का 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हो जाएगा 0.01 mm। ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे लिखता है, when the jaws are touching each other, जब jaws टच कर रहे हैं, जब jaws टच कर रहे हैं मतलब कोई भी चीज प्लेस, मतलब ये जीरो एरर के बारे में बताना चाह रहा है। 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर coincides with main scale division and the zero of vernier scale lies to the right of zero of main scale। मतलब ये मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल किधर है, राइट साइड में है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में हो, कैसा जीरो एरर होता है, पॉजिटिव जीरो एरर। इसका फॉर्मूला होता है n into least count प्लस n into least count, और n दिया हुआ है 7वां कॉइंसाइड कर रहा है तो प्लस 0.7 mm। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, when this vernier is used to measure length of a cylinder, the zero of vernier lies between 3.1 and 3.2। जब मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो ये मेन स्केल है, इसका 3.2 सेंटीमीटर और ये 3.1 और ये 3.2 है, और वर्नियर का जो जीरो है वो इन दोनों के बीच में है। इसका क्या मतलब, क्या दिया हुआ है कि 3.1 जो है वो कौन सा रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद है उसको मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। फिर कह रहा है आगे, एंड द 4th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स, और n का वैल्यू कितना है 4। तो रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग है 3.1 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट, तो 4 इंटू 0.1 सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.04। तो 3.14 सेंटीमीटर रीडिंग हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड रीडिंग। क्या कहेंगे, जीरो एरर भी तो था यहाँ, और जीरो एरर अगर हो तो कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन, तो 3.14 माइनस एरर विद साइन तो प्लस 0.07 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.07 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन के सी ऑप्शन में था। अब मैंने अभी जितने टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करवाए आपको, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स की सारी बातें तो आपको याद ही होना चाहिए, कम से कम आज हम लोग किस पे किए, यूनिट एंड डायमेंशन, वेव्स, पीछे मैग्नेटिक्स का एक सवाल किए थे, कम्युनिकेशन सिस्टम, मैग्नेटिक मटेरियल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशन नहीं, रोटेशन आप ये मत सोचिए कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। जैसे रोटेशन में आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे फोकस कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि इसमें हम टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं। पूरा रोटेशन पढ़ने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगा। सिमिलरली पूरा यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, वर्नियर कैलिपर एक बार पढ़ लिए अभी आज घर जाके, डायमेंशनल एनालिसिस का एक बार 3 मेथड थे, 3-4 पॉइंट था, वो देख लिए एक बार जल्दी से। इन चीजों पे ध्यान देना। और आज के कक्षा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।